हुंड्स रूल ऑफ, क्या लिखेंगे, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम स्पीड मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये डिस्कस करना है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पीड मल्टीप्लिसिटी। क्या होता है हुंड्स रूल, है ना, बता जल्दी फटाफट। हुंड्स रूल क्या होगा? हुंड्स रूल क्या कर रहा है कि ये जो है ना न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, सेल है ना, सेल के चारों ओर क्या है, सबसेल, सेल में सबसेल, सबसेल में क्या है, ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो हुंड्स रूल कर रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें जो इसके पास क्या है 1s ऑर्बिटल है, इसके उसके ऊपर क्या होगा 2s ऑर्बिटल होगा, 2s सबसेल, इसके ऊपर क्या है 3s सबसेल है, क्या है ये 3s सबसेल। ठीक है, तो हुंड्स रूल क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो जाएगा सबसेल में, है ना, किस में जाएगा, सबसेल, इस सबसेल में गया, इससे ज्यादा एनर्जी है तो इसमें जाएगा, फिर इससे इसमें जाएगा, लेकिन इस सबसेल में तो 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस ऑर्बिटल में कैसे होगा, तो किसने बताया, हुंड्स रूल ने, है ना, कि हुंड्स रूल कर रहा है कि इस ऑर्बिटल में, इस सबसेल में, दैट इज ऑर्बिटल, है ना, तो इस सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, तो ये हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होगा, यानी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द डिजेनरेट ऑर्बिटल इन ए सबसेल इज कॉल्ड हुंड्स रूल। आज समझ में, हुंड्स रूल हो गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, हमारे पास p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये क्या हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो 1 2 3 ऐसे करते हैं, ऐसे करके रखते हैं इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4, क्या ऐसे रखें, है ना, क्या हम इसको ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट ऐसे रखते हैं 4 के 4, गलत हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, हुंड्स के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। हुंड्स ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल में 1 by 1 जाएगा, ये 1 by 1, है ना, मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, देन पेयरिंग होगा। अगर इसके लिए डिजेनरेट ऑर्बिटल वैकेंट अवेलेबल नहीं रहेंगे तभी पेयरिंग होगा, ऐसे नहीं होगा। आज समझ में, तो क्या लिखा है, क्या लिखोगे, डिजेनरेट हुंड्स रूल में लिखो, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, है ना, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन द डिजेनरेट ऑर्बिटल 1 by 1 and then pairing occur if they have no any vacant orbital available। आज समझ में, अगर उसके पास अवेलेबल ऑर्बिटल नहीं रहेंगे तब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, ऐसे नहीं होगा। किसने बोला, हुंड्स रूल ने। डीजेनरेट ऑर्बिटल, क्या नाम बोला इसने, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब, डीजेनरेट ऑर्बिटल, है ना, डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या बोलोगे, ऑर्बिटल हैविंग द, है ना, ये जो मान लीजिए p सबसेल है, क्या ये p सबसेल, क्या ये p सबसेल, p सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, p सबसेल में कितने ऑर्बिटल है, 3 है, px py pz, ये तीनों का नाम दे दो, px py pz। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें p ऑर्बिटल्स में वो कैसे होगा, 1 by 1 होगा, कैसे होगा, 1 by 1, है ना, और इन ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी, क्या बोलोगे, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी इन ए सबसेल इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। आ रहा समझ में, ठीक है। तो अगर हम इसमें p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, है ना, उसके बाद ऐसे जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बस में जाते हैं, तो बस में जाते क्या देखते हैं, सबसे पहले कौन सा सीट पे बैठते हैं, खाली वाले सीट पे, या फिर जहां पैसेंजर बैठा रहता है उसी के बाजू में जाकर बैठ जाते हैं, पहले खाली देखते हैं। हम उस बस में ये देखते हैं कि कौन सा सीट इस रो में या इस रो में खाली है, विंडो सीट जहां खाली है जाके बैठ जाते हैं, है ना। अगर देखते हैं फिर उसके बाद मान लीजिए सबसे पहले बस में गए तो फिर देखिए कि कहाँ खाली है, वहीं बैठे, देखेंगे नहीं कहीं खाली नहीं है, तो जहां पे एक आदमी बैठा है उसके बाजू में बैठ गए, तभी ना पेयरिंग हुआ। तो यही तो हुंड्स रूल है। एन इलेक्ट्रॉन फिल इन द डिजेनरेट ऑर्बिटल 1 by 1 and pairing occur if they have no any vacant orbital available। आज समझ में, अगर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होगा तभी पेयरिंग होगा, अगर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, किसमें, डिजेनरेट ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिजेनरेट, यही है हुंड्स रूल, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम P4 में
P4 में इलेक्ट्रॉन को मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन, P4 का मतलब क्या हुआ, P सब शेल में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, P4 का मतलब ये हुआ ये 1 2 3 और ये 1 2 3 4 ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, तो कह रहा है कि मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखना है। क्या देखना है, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब मैक्सिमम स्पिन देखिए, मैक्सिमम स्पिन का मतलब क्या होगा, इसका प्लस स्पिन, इसका माइनस हाफ प्लस हाफ 0, तो इसका स्पिन दोनों मिला के क्या हो गया 0, तो इसका इस दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या हो गया 0, इस दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा 0, तो ये गलत है। क्या ये ऐसा पॉसिबल था कि इसका स्पिन बढ़ जाए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट करते, ऐसे कर देते, क्या स्पिन ज्यादा बढ़ गया कि घट गया, इसका स्पिन क्या हो गया टोटल 0, लेकिन इसका स्पिन क्या है प्लस हाफ, इसका स्पिन क्या है प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन कितना हो गया 1। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा जाएगा तो इसका स्पिन ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा तो इसका स्पिन कम होगा। इसलिए हुन्स क्या होता है कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। समझ गए, याद रखेंगे इसको। हो गया, यही था ना हुन्स रूल। और क्या था, और इसमें क्या क्या बातें होगी, इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 करके डिजेनरेट ऑर्बिटल में जाएगा, है ना। जब वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होगा तभी पेयरिंग होगा, अगर अवेलेबल होगा तो पेयरिंग नहीं होगा। और क्या था, और कुछ है हुन्स रूल से, और इसका रीजन क्या दिया गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या दिया गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, चलो और क्या था हुन्स रूल में, और क्या है भाई, हाँ, एक हाफ फिल्ड सबशेल एंड फुल फिल्ड सबशेल आर मोर स्टेबल, है ना। क्या रीजन है, एक और क्या रूल है उसका, है ना, हाफ फिल्ड और हाफ फिल्ड, एक और है हाफ फिल्ड सबसेल, हाफ फिल्ड सबसेल एंड कंप्लीटली, है ना, एंड कंप्लीटली फिल्ड सबसेल, हाफ फिल्ड सबसेल एंड कंप्लीटली फिल्ड सबसेल आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल, है ना, आर मोर स्टेबल। ठीक है, हाफ फिल्ड सबसेल एंड कंप्लीटली फिल्ड सबसेल आर मोर स्टेबल। ठीक है, अगर हम बात करें क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, किसकी बात करें, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेरियस सबसेल्स। तो इसमें 1s2 2s2 2p6, ये तो आता है सबको, 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये क्या हो जाएगा 4s2 3p ना 3p6, ये क्या हो जाएगा 4s4s2 3d4, है ना। तो हुन्स के अकॉर्डिंग कर रहा है ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ये ज्यादा अच्छा है ना। कैसा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इसको ऐसे लिख दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये ज्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू हुन्स। क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये सबसेल क्या हमारे पास हाफ फील्ड सबसेल है, नहीं, ये सबसेल हमारे पास हाफ फील्ड है, हाँ, तो हाफ फील्ड सबसेल आर मोर स्टेबल, अभी तो बताए थे, है ना। हाफ फील्ड सबसेल एंड फुल फील्ड सबसेल, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेल आर मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है, ये क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है इससे। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, क्यों ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। क्या जवाब दिया गया, बिकॉज ऑफ देयर एक्सचेंज एनर्जी। इसमें एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का, इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज एनर्जी क्या है, कम। एक्सचेंज एनर्जी इसमें ज्यादा और इसमें कम। अभी क्या होता है एक्सचेंज एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रॉन अगर अपने पोजीशन को एक्सचेंज करता है तो उससे जो एनर्जी इसका लॉस होता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी, है ना, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। देखो एक्सचेंज एनर्जी, अगर हम बात करें D4 में, तो D4 में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, अगर D4 की बात करें 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, ये हो गया D4, है ना। तो इसमें एक्सचेंज एनर्जी कितना पॉसिबल है, जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगा, है ना। तो ये क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन, कहता है कि एक्सचेंज में कि जो इलेक्ट्रॉन है अपने पोजीशन को एक्सचेंज करता है, इसको कहता है तुम इधर आ जाओ अब मैं इधर चला जाऊंगा, खेलता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खेलता है। सर इसमें 10 होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं, D4 इज मोर स्टेबल D5 why, ये बोला गया D4 इज मोर स्टेबल देन D5 why। तो D4 ज्यादा स्टेबल क्यों है D5 से, कारण इसमें एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होता है। क्या होता है एक्सचेंज एनर्जी,
इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को एक्सचेंज करता है, दैट उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा अपना पोजीशन को, उतना ज्यादा एनर्जी उसका रिलीज होगा, है ना, उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। इलेक्ट्रॉन खेलता है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन खेलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे खेलेगा बताओ, ये अपना पोजीशन किससे एक्सचेंज करेगा, ये अपना पोजीशन एक्सचेंज करेगा इसके यहाँ से, ये इसको कहेगा तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, फिर इसे खेलेगा, इसको कहेगा इधर आओ, इधर आओ। तो ये किससे अपना पोजीशन एक्सचेंज कराएगा, आगे की 3 से, ये आगे की 3 से, इससे इससे इससे, तो कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन करेगा 3 एक्सचेंज। अब इधर से इसका काउंट कर चुके हो ना, अब इसका इधर और इधर, तो इसके आगे कितना है 2, तो ये कितना एक्सचेंज करेगा 2। फिर ये इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज करेगा 1, टोटल एक्सचेंज कितना पॉसिबल है 6। हाउ मेनी एक्सचेंज पॉसिबल इन D4, 6 एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है, अपने पोजीशन को एक्सचेंज करता है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन स्पिन सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्पिन सेम, समझ गए, है ना। हम लोग बचपन में ऐसे नहीं खेला करते थे, इस एक कॉर्नर में 4 लोग बैठ जाते, खड़े हो जाते थे ऐसे, याद है, और एक को बीच में बोलते तुम इधर आओ हम इधर आएंगे, जब तक तो तुम अगर इधर आओ, तुम अगर इधर आओगे, है ना, हम इधर जाएंगे, अगर तुम इस बीच इधर आ गए तो ये बाहर आ गया, याद है, इस तरह गेम खेलते थे, वही तो एक्सचेंज कर रहा, नहीं खेले तुम लोग, कुछ खेलोगे नहीं, मत खेलो, खेले सर, है ना, खेलियो ना, हाँ, तो खेलने से क्या होता है, खेलने से एनर्जी लॉस होता है, स्टेबिलिटी मिलता है। बच्चे लोग इतना ज्यादा क्यों खेलता है, क्योंकि उससे इसका एनर्जी लॉस होता है और उसको स्टेबिलिटी मिलता है, नींद आता है, सोता है, थकोगे तब ना सोओगे, है ना। तो ये क्या कर रहा है कि ये तुम इधर आना, और जब तक तुम इधर आओगे हम उधर चले जाएंगे, फिर ये, और ये उस चांस में रहता है कि कब हम इधर चले जाए, जैसे इधर जाए, अगर इस तरह से खेल हुआ तो कोई बीच में आ जाएगा, फिर वो इसे करके इस तरह से चलते हैं, वो ऐसे ही काम यहाँ करो। तो ये कितना एक्सचेंज करेगा 1 2 3, ये कितना एक्सचेंज करेगा 2, ये कितना एक्सचेंज करेगा 1, दैट कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। क्लियर हुआ, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी, खत्म। लेकिन अगर D5 है तो कितना एक्सचेंज पॉसिबल है, चलो चेक करो, D5 में कितना एक्सचेंज पॉसिबल है, D5 में कितना 1 2 3 4 5 कितना पॉसिबल है, बोलो, ये किससे एक्सचेंज करेगा, अपने आगे वाले से, कितना होगा 4 होगा। ये कितना एक्सचेंज करेगा अपने आगे वाले से 3, ये कितना करेगा 2, ये कितना करेगा 1, टोटल एक्सचेंज इज 10। Which one is more stable, D4 या D5? D5 is more stable than D4. Why? Because in D4 exchange 6 exchange is possible, but in case of D5 10 exchange is possible. आज समझ गए, तो D5 में 10 exchange possible है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने एक्सचेंज करने का ज्यादा चांस है, यहाँ पे ज्यादा बार अपने पोजीशन को एक्सचेंज करेगा, जितना एक्सचेंज करेगा उतना एनर्जी का लॉस होगा, और जितना एनर्जी लॉस होगा उसको एक्सचेंज एनर्जी बोलेंगे, उससे एटम को क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगा। अब आया समझ में, बोलोगे तो नहीं, क्यों हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, उसमें ज्यादा एक्सचेंज होता है D5 में, है ना, D4 से, इसीलिए उसको ज्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है। चलो अगर ये पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी D9 और D10 में कितना एक्सचेंज हुआ, विच वन इज मोर स्टेबल, D9 या D10, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, D9 या D10, क्या बोलोगे, D10, because this subshell is completely filled and this subshell is not completely filled, reason वही एक्सचेंज एनर्जी, है ना, क्या बोलोगे, D9 में देखिए, जब बना दो तुम लोग, कितना है वो एक्सचेंज, D9 में कितना एक्सचेंज पॉसिबल, जल्दी बोलो, D9 में कितना एक्सचेंज पॉसिबल है, चलो करो, D9 में कितना एक्सचेंज पॉसिबल है, जल्दी करो, D9 में आ गया, जल्दी बोलो भाई, किसमें ज्यादा ये D9 में कितना एक्सचेंज पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोलो हाउ मेनी एक्सचेंज इज पॉसिबल, हाँ क्या की एक्सचेंज की, क्या की है, कौन सा गेम खेल ली उसके, बोलो कितना एक्सचेंज, कितना एक्सचेंज होगा D9 में, ध्यान से देखो इसको और ध्यान से बोलो, 15, चलो 15 एक्सचेंज, और कोई 15 एक्सचेंज, 15 एक्सचेंज, कोई और बोलेगा बढ़ के,
शिखा बोलो। सर 14 एक्सचेंज, 16 और पे बढ़ के बोलो 16 एक्सचेंज, वेरी गुड। और भाई कितना एक्सचेंज, और बढ़ के बोलो, घटाओ। अभी तुमको बोले थे कि इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को एक्सचेंज करता है, लेकिन पैरेलल स्पिन वाले, सेम स्पिन वाले खेलते हैं, और सेम कैटेगरी के लोग ना सेम कैटेगरी के साथ खेलते हैं। आया समझ में? तो ये क्या होगा, देखो यहाँ ये कितना एक्सचेंज करेगा, इससे 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 4 एक्सचेंज, 4 एक्सचेंज करेगा। ये किसके साथ, ये कितना एक्सचेंज करेगा, ये इसके आगे कितना है, 1 2 3 एक्सचेंज, यानी ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 वाला कंडीशन है ना, तो 5 वाला कंडीशन है, तो ये कितना एक्सचेंज करेगा, 4, ये कितना करेगा 3, और ये कितना करेगा, इसके आगे कितना है 2, और इसके आगे कितना है 1, टोटल एक्सचेंज कितना हुआ है 10 एक्सचेंज कौन किया, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन। और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन जो एंटी क्लॉकवाइज है, ये कितना एक्सचेंज करेगा, ये कितना एक्सचेंज करेगा, ये 1 2 3 एक्सचेंज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज करेगा 3, ये कितना करेगा 2 3, और ये कितना करेगा, तो ये करेगा 1 2, ये करेगा 1 2 3 हो गया 2, और ये 1, टोटल कितना हुआ 6, तो टोटल एक्सचेंजेस कितना हो गया, टोटल हो गया 16 को बोले थे, वेरी गुड। अरे सही बात है। तो D9 में कितना एक्सचेंज पॉसिबल है, 16 एक्सचेंज। चलो बताओ D10 में कितना एक्सचेंज पॉसिबल है, हाउ मेनी एक्सचेंज इन D10, 20 कैसे, हाँ वेरी गुड, क्योंकि D5 में कितना था 10, तो D5 में 10 था, है ना, ये D10 है, तो D10 में क्या करोगे, इस टाइप से कितने इलेक्ट्रॉन है, अप स्पिन वाले कितने हैं, अप स्पिन वाले 5 है, तो 5 हो जाए सबके लिए, है ना, और डाउन स्पिन वाले भी कितने हैं, ऐसे करके ये भी 5 है, तो इसको क्या बोलोगे, इसके लिए कितना हो गया 5, इसके आगे 3, फिर इसके आगे 2, फिर इसके आगे 1, 5 3 8 9, सर पहले में 4, पहले में 4, ओके, है ना, पहले में 4, देन बोलो 3, देन बोलो 2, देन बोलो 1, वेरी गुड, कितना टोटल 10। चलो इसके लिए कितना एक्सचेंज होगा, इसके लिए वही होगा सेम, 4 + 3 + 2 + 1 10, 10 और 10 कितना हो गया 20। बात समझ में? तो which one is more stable, D9 या D10? D10 is more stable, D9, why? because the D10 more exchange, ज्यादा एक्सचेंज, ज्यादा एनर्जी का लॉस। एक्सचेंज क्या होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे, पैरेलल स्पिन वाले, जो पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन है वो अपना पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। ये इसको बोलेगा तुम इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाऊंगा, है ना, क्या यहाँ बैठे बैठे कर रहे हो, तुम इधर मैं इधर, खेलूंगा, खेलोगे तो एनर्जी लॉस होगा, लेस होगा तो स्टेबिलिटी मिलेगा। आया समझ में? तो D10 तो ये हो गया, एक ये हो गया कि हाफ फील्ड और हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड सबसेल आर मोर स्टेबल, क्लियर हुआ? तो जब भी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेगा तो हमें क्या लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये लिखना है, क्लियर हुआ? और अगर कॉपर का पूछे तो सब वही कर देंगे, लास्ट में क्या कर देंगे 4s2 4s1 3d10। कॉपर 929 है ना, तो ये कितना होना चाहिए, ये 9 और 2, तो एक इधर इलेक्ट्रॉन इधर, तो रीजन क्या है इसका, व्हाट इज द रीजन फॉर स्टेबिलिटी, है ना, एक्सचेंज एनर्जी। दूसरा क्या है, सिमेट्री, क्या है, सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा सिमेट्री रहेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, है ना। कह रहा है कि इसमें देखिए ये अगर हम बात कर रहे थे क्रोमियम का, अगर हम क्रोमियम की बात किए थे, क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, उससे ज्यादा स्टेबल कौन है, 4s1 3d5, क्यों, एक क्या बताया मैं रीजन, दैट इज एक्सचेंज एनर्जी। अगला रीजन क्या होगा, दैट इज ए स्टेबिलिटी, क्या रीजन है उसका, सिमेट्री, क्या रीजन है उसका, सिमेट्री, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, है ना, मोर सिमेट्री, मतलब D4 है और D5 है, तो D4 में है ना, D4 है तो D5 है, ये क्या है, D5 है, तो D4 में 1 2 3 4 5 4 हो गया, है ना, D4 और 1 2 3 4 5, ये ज्यादा स्टेबल है,
डी सबसेल में 5 भाई है, इस घर में 5 भाई है, सभी के पास स्टेबिलिटी है, सभी के पास क्या है स्टेबिलिटी। अगर पांच भाई है, सबको मिठाई दे दो, सब खुश हो गए। और इसमें क्या है 5 भाई है, 4 को दो 1 को ना दो तो ना खुश हो गए ना, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। एक घर में 5 भाई, सभी के पास एक एक कार है, सब खुश, सभी के पास एक एक घर है, सब खुश। इसमें सबके पास है, इसके पास नहीं है, तो क्या है नाखुश। आज में दैट इज अनस्टेबिलिटी आ जाएगा। तो सिमेट्री, दिस इज मोर सिमेट्रिकल, दिस इज लेस सिमेट्रिकल। आज में आगे हम लोग पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल में क्या होता है। ये जो डी सबसेल है, इसके जो 5 ऑर्बिटल है दो ग्रुप में स्प्लिट कर जाता है, डिजेनरेसी का लॉस होता है, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। डी ब्लॉक में जॉन टेलर इफेक्ट, क्या नाम है उसका, जॉन टेलर इफेक्ट, अभी नहीं है ना, 12th में पढ़ेंगे जॉन टेलर इफेक्ट, है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जो डी ऑर्बिटल है डी सबसेल, इसमें भी स्प्लिटिंग होता है, इसका भी एनर्जी लेवल अलग अलग हो जाता है, तो अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तब ये जानेंगे कि डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं 5, और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल अगर एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन सब में रहेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे। क्लियर हुआ, 2 हो गया। तीसरा क्या रीजन है, पहला रीजन क्या आया, पहला रीजन आया एक्सचेंज एनर्जी, दूसरा क्या आया सिमेट्री, तीसरा क्या आया शिल्डिंग इफेक्ट। क्या था, शिल्डिंग इफेक्ट। करा इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा सिमेट्रिकल रहेगा उतना शिल्डिंग कम होगा और उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, है ना। जितना ज्यादा सिमेट्री रहेगा, व्हाट इज द शिल्डिंग इफेक्ट, है ना। जैसे ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फर्स्ट शेल, इसके अगले शेल में कितने होंगे 8 होंगे, इसके अगले शेल में क्या है 8 पॉसिबल, कितना हुआ चेक करो तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हुआ 8 इलेक्ट्रॉन हुआ ना 8। तो ये 8 है, और थर्ड सेल में मान लो एक और इलेक्ट्रॉन ले लो, थर्ड सेल में कोई इलेक्ट्रॉन और ले लेते हैं, ये थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एक है, इलेक्ट्रॉन इतने सारे, क्या करेगा सबको, न्यूक्लियस क्या करता है इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, क्या करता है उसको पकड़ के रखेगा, है ना, इसको क्या करेगा ये पकड़ के रखता है, पकड़ के रखने मतलब इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, तो ये क्या करेगा इस सबको न्यूक्लियस खींचे रखता है, सबको इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या करता है खींचे रखता है, ऐसे खींचेगा, है ना, इसको खींचेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए इसमें क्या हो रिपल्सन भी तो होगा, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल, तो ये दोनों के बीच रिपल्सन नहीं होगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा स्टेबिलिटी इसका घट जाएगा, और इसी रिपल्सन को बोलते हैं शिल्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, शिल्डिंग इफेक्ट। डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, decrease in the force of attraction, due to the on electron due to the presence of another electron is called shielding effect. It's called shielding effect. अंदर जैसे मान लीजिए देखो ये बाहर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और अंदर ये क्या इतनी दूरी पे 2 इलेक्ट्रॉन और फिर इतनी दूरी पे 8 इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को उतना स्पेस नहीं मिल रहा है कि इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, है ना। अगर न्यूक्लियस को चारों ओर, अगर कोई आदमी को चारों ओर कोई कवर कर ले तो क्या उसको ध्यान रहेगा कि बाहर वाले आदमी का क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ना ध्यान रहेगा, तो नहीं ध्यान रहेगा तो क्या होगा बाहर वाले आदमी को, बाहर वाला आदमी समझ जाओ हम पे कोई अट्रैक्शन नहीं है, चलो निकलते हैं चलते हैं, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे शिल्डिंग इफेक्ट हो गया, या अनस्टेबल हो गया एटम, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटना, दैट इज है ना शिल्डिंग इफेक्ट। कैसे घट रहा है ड्यू टू रिपल्सन, है ना, कैसे घटेगा ड्यू टू रिपल्सन। तो कितना रीजन हो गया 3 रीजन हो गया, एक्सचेंज के कारण जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, और सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, तीसरा शिल्डिंग इफेक्ट, और अगर शिल्डिंग हो, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी कम होता है। ये तो कूलम्बिक ही है, कूलम्बिक मतलब क्या होता है सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये सब टर्म्स है जो तुम्हें लिखना है, व्हाट आर द रीजन, है ना, व्हाट आर द रीजन, और दैट इज completely filled and half filled subshell are more stable। उसका क्या क्या रीजन है 4 रीजन लिख दोगे, हो गया, याद हो जाएगा, चलो ठीक है। तो ये था हुंड्स रूल, है ना। तो हुंड्स रूल खत्म हो गया, ठीक है, चलो।